दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही गहरे और अक्सर बहस का मुद्दा बनने वाले पहलू पर बात करेंगे। संसद की राज्यों को आप कह सकते हैं बदलने की शक्ति। संविधान का अनुच्छेद 3 केंद्र की संसद को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, उसका इलाका घटाया बढ़ा सकती है, उसका नाम बदल सकती है, या यहां तक कि दो राज्यों को मिलाकर एक या एक राज्य को तोड़कर दो नए राज्यों बना सकती है। और इसी से हमारी आज की चर्चा का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह व्यवस्था, जिसे अक्सर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ या एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है, क्या यह भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक जरूरी और समझदारी भरा कदम है, या फिर ये संघवाद यानी फेडरलिज्म के उसूलों को कमजोर करती है और राज्यों की अपनी पहचान और आजादी के लिए एक खतरा है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि ये लचीलापन हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का सबूत है और भारत जैसे विविध देश को एक रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। और मैं ये तर्क रखूंगी कि एकता के नाम पर यह व्यवस्था सारी ताकत केंद्र के हाथों में दे देती है, जो भारत की संघीय भावना के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मेरा पक्ष ये है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का सिद्धांत भारत की एकता और अखंडता को पक्का करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि यह विचार आया कहां से। जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पर बहुत जोर दिया था। उनका कहना था, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह नहीं है जो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा हो। इसका संदर्भ समझना जरूरी है। उस वक्त भारत सैकड़ों रियासतों को मिलाकर एक देश बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर इसे राज्यों के बीच एक समझौते के तौर पर देखा जाता तो हर राज्य अपनी शर्तें रखता और शायद भविष्य में अलग होने का हक भी मांगता। अंबेडकर इस खतरे को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने साफ किया कि यह संघ राज्यों ने नहीं बनाया, बल्कि संघ राज्यों को बना रहा है। ये एक छोटा सा अंतर लगता है, पर भारत की एकता की बुनियाद इसी सोच पर रखी गई है। अविनाशी संघ का मतलब है कि कोई राज्य देश से अलग नहीं हो सकता, और इस अविनाशी संघ को बनाए रखने के लिए राज्यों का विनाशी होना मतलब समय और जरूरत के हिसाब से उनके पुनर्गठन की गुंजाइश रखना एक तरह से सेफ्टी वॉल्व है। इतिहास देखें तो 1956 के राज्य पुनर्गठन से लेकर 2014 में तेलंगाना के बनने तक इसी अनुच्छेद ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक संवैधानिक रास्ता दिया है और उन्हें हिंसक होने से रोका है। ये राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, कमजोर नहीं। मैं आपकी बात की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग नज़रिए से देखती हूँ। ये ढांचा संघवाद की भावना को गंभीर रूप से कमज़ोर करता है। देखिए, संघवाद का मूल विचार यही है कि सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच बटी हो और दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त हों, यानी अपने फैसले खुद ले सकें। लेकिन जब एक राज्य का नक्शा, उसकी पहचान और उसका अस्तित्व ही केंद्र की मर्जी पर निर्भर हो, तो फिर इस शक्ति संतुलन का क्या मतलब रह जाता है? भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन ये कैसा संघ है जहां राज्यों का वजूद ही संसद की एक साधारण बहुमत पर टिका है? ये तो एक गहरा विरोधाभास है। अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया को ही देखिए। कानून लाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से उसकी राय जरूर मांगते हैं, लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी राज्य की विधानसभा 100% भी अपने राज्य के बंटवारे के खिलाफ वोट कर दे, तब भी संसद उसे बांट सकती है। ये तो राज्यों को एक संघ के बराबर के हिस्सेदार की जगह केंद्र की सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई बनाकर रख देता है। ये शक्ति का संतुलन इतना ज्यादा केंद्र की तरफ झुका देता है कि ये राज्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक आज़ादी के लिए एक हमेशा बना रहने वाला खतरा है। आपने संघवाद के किताबी सिद्धांत की बात की, लेकिन हमें ये मानना होगा कि उन सिद्धांतों को भारत की ज़मीनी हकीकत पर जस का तस लागू नहीं किया जा सकता था। सोचिए, आज़ादी के वक्त 500 से ज़्यादा रियासतें थीं जिनका भारत में विलय करना था। उस नाजुक दौर में देश की एकता हर चीज से ऊपर थी। जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी तो शुरू में हमारे नेता घबरा गए थे। S.K. धर कमीशन और JVP कमेटी, जिसमें नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसे बड़े नेता थे, दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के खिलाफ चेतावनी दी थी।
उन्हें डर था कि इससे देश में अलग-अलग पहचानें मजबूत होंगी और एकता को खतरा पहुंचेगा। मैं उस वक्त की चुनौतियों को समझती हूँ, बिल्कुल, लेकिन क्या उन चुनौतियों का जवाब एक ऐसा स्थायी प्रावधान होना चाहिए था जो संघीय सिद्धांत की जड़ पर ही चोट करता हो? एक सच्चे संघीय ढांचे में जो घटक इकाइयां हैं, उनकी सीमाओं को उनकी सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता। यहाँ तो सहमति छोड़िए, राय तक की कोई कीमत नहीं है। ये तो महज एक दिखावा लगता है। जब राज्य की चुनी हुई विधानसभा की राय का कोई कानूनी वजन ही नहीं है, तो फिर इस पूरी प्रक्रिया का मतलब ही क्या रह जाता है? ये तो केंद्र को एक तरफा फैसला लेने की खुली छूट देने जैसा है। मैं इसे खुली छूट नहीं बल्कि व्यावहारिक जरूरत कहूंगा। देखिए, धर और जेवीपी कमेटी की चेतावनियों के बावजूद भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ती गई। तब 1953 में फजल अली आयोग ने एक बीच का रास्ता सुझाया। उन्होंने माना कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा एक अहम आधार हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की एकता, प्रशासनिक सुविधा और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देनी होगी। अनुच्छेद 3 ने इसी तरह की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक लचीला और व्यवहारिक रास्ता दिया। अब सोचिए, अगर हर राज्य के पुनर्गठन के लिए उस राज्य की सहमति अनिवार्य कर दी जाती या उसे वीटो पावर दे दी जाती, तो क्या होता? शायद बॉम्बे कभी महाराष्ट्र और गुजरात में नहीं बंट पाता या असम से उत्तर पूर्वी राज्य नहीं बन पाते। कई अनसुलझे विवाद देश को आज भी अस्थिर कर रहे होते। ये व्यावहारिकता ही भारत को एक रखे हुए है। और मैं मानती हूँ कि उस दौर में ये व्यावहारिकता जरूरी थी, लेकिन जो चीज एक समय में समाधान होती है, क्या वो हमेशा समाधान ही रहती है? आज 70 साल बाद जब भारत एक स्थापित लोकतंत्र है, क्या यही व्यावहारिकता अब केंद्रीकरण का एक शक्तिशाली हथियार नहीं बन गई है? इसका सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण हमें 2019 में जम्मू और कश्मीर में देखने को मिला। वहां पर क्या हुआ? एक पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ये सब उस राज्य की विधानसभा की सहमति के बिना, बल्कि उसके अस्तित्व के बिना हुआ। ये दिखाता है कि ये शक्ति सिर्फ नए राज्य बनाने या क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक पूरे राज्य का दर्जा घटाकर उसे सीधे केंद्र के नियंत्रण में लाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम करता है। मैं मानता हूं कि जम्मू और कश्मीर का मामला असाधारण था और राष्ट्रीय सुरक्षा की विशेष चिंताओं से जुड़ा था। लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि इस एक उदाहरण के आधार पर हम उस प्रावधान को गलत ठहरा दें जिसने पिछले 70 सालों में दर्जनों क्षेत्रीय आकांक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संबोधित किया है? जरा उन उदाहरणों को देखिए जहां इस शक्ति का इस्तेमाल एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात का बनना मराठी और गुजराती भाषी लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान था। 1963 में असम से नागालैंड का अलग होना एक विशिष्ट आदिवासी पहचान को मान्यता देना था। 2000 में जब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने तो वे बड़े राज्यों के भीतर विकास से वंचित रह गए इलाकों की मांग का नतीजा थे। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि ये प्रावधान समस्याओं को सुलझाने का एक जरिया रहा है, ना कि उन्हें बनाने का। इसने देश को मजबूत किया है। इस तर्क के साथ मेरी मूल समस्या यह है कि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हुआ है, इसलिए हम इसके दुरुपयोग की संभावना को नजरअंदाज कर दें। सत्ता के दुरुपयोग की संभावना को रोकना ही तो संविधान का मूल काम है, और संघवाद और शक्तियों का बंटवारा इसी के लिए होता है। यहाँ तो प्रक्रियात्मक सुरक्षा भी बहुत कमजोर है, और ये मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये उस शक्ति की प्रकृति को उजागर करता है। अब कोई भी राज्य ये सोच सकता है कि अगर वो केंद्र सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है तो क्या उसके राज्य का दर्जा भी बदला जा सकता है। और प्रक्रिया की बात करें तो अनुच्छेद 4 साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आप प्रक्रिया की इस सरलता को एक खामी के तौर पर देख रही हैं, जबकि मैं इसे हमारे संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी खूबियों में से एक मानता हूं। एक खूबी, किसी राज्य के अस्तित्व को बदलने जैसा गंभीर काम संसद में सिर्फ साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसका मतलब है कि केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार है वो अपने बहुमत का इस्तेमाल करके किसी भी राज्य का नक्शा बदल सकती है।
तो मुझे ये बताइए, इस संतुलन में राज्य के पास असल में क्या शक्ति है? अगर राज्य की विधायिका और वहां की जनता पूरी तरह से एक फैसले के खिलाफ हों, तो क्या उनके पास केंद्र को रोकने का कोई भी संवैधानिक रास्ता है? हाँ या ना? कानूनी तौर पर सीधा जवाब है नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जवाब इतना आसान नहीं है। मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखिए। ये प्रक्रिया की सरलता ही इसकी असली ताकत है। अगर हर राज्य के पुनर्गठन के लिए एक जटिल संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती, जिसमें संसद में 2/3 बहुमत और फिर आधे राज्यों की विधानसभाओं से पुष्टि की शर्त होती, तो क्या होता? मेरा मानना है कि जरूरी प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव करना लगभग नामुमकिन हो जाता। इससे क्षेत्रीय असंतोष बढ़ता और शायद अलगाववाद को भी हवा मिलती। हमारे संविधान निर्माताओं ने कठोरता और लचीलेपन के बीच एक बहुत सोचा समझा संतुलन बनाया है। ये प्रक्रिया मनमानी नहीं है। कोई भी ऐसा बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश जरूरी है, जो असल में केंद्र सरकार की कैबिनेट का फैसला होता है, और राज्य की विधानसभा से सलाह मशवरा करने की शर्त भी है। भले ही यह सलाह बाध्यकारी ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम होता है। कोई भी केंद्र सरकार बिना किसी मजबूत कारण के किसी राज्य की राय को पूरी तरह नजरअंदाज करने का राजनीतिक जोखिम नहीं उठा सकती। ये एक संतुलन साधने वाला काम है। मुझे इस तल्प से असहमति है। राष्ट्रपति की सिफारिश का मतलब है केंद्र सरकार की सिफारिश, और राज्य से परामर्श, जैसा हमने माना, बाध्यकारी नहीं है। तो असल में सुरक्षा की ये उपाय बहुत मजबूत नहीं है। ये संतुलन पूरी तरह से केंद्र की ओर झुका हुआ है, और ये भारत के संघीय ढांचे की एक स्थायी कमजोरी बनी हुई है। आप इसे एक राजनीतिक जोखिम कहते हैं, लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि मजबूत बहुमत वाली केंद्र सरकारें ऐसे राजनीतिक जोखिम उठाने से नहीं हिचकिचाती। ये राज्यों को हमेशा एक अनिश्चितता की स्थिति में रखता है, जो एक स्वस्थ संघीय रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। आखिर में मैं ये कहूंगा कि भारतीय संदर्भ में एक मजबूत केंद्र के साथ राज्यों को पुनर्गठित करने की ये शक्ति देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य और समय परीक्षित संवैधानिक उपकरण साबित हुई है। इसने भारत की अनूठी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है, चाहे वो रियासतों के एकीकरण का विशाल काम हो या फिर विविध भाषाई और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रबंधन। अगर ये लचीलापन नहीं होता तो शायद भारत आज के रूप में एक नहीं होता। इसने देश को बिखरने से बचाया है। और मैं इस बात पर जोर दूंगी कि एकता जरूरी है, लेकिन ये राज्यों की स्वायत्तता और संघीय भावना की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। अनुच्छेद 3 जैसा प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का एक स्थायी असंतुलन पैदा करता है, जो लंबे समय में भारत के विविध संघीय ताने बाने के लिए एक चुनौती बना रहेगा। ये राज्यों को केंद्र की दया पर छोड़ देता है। सच्ची एकता आपसी सम्मान और साझा संप्रभुता से आती है, न कि ऊपर से थोपे गए केंद्रीकृत नियंत्रण से। जब तक राज्यों को ये भरोसा नहीं होगा कि उनका अस्तित्व सुरक्षित है, तब तक केंद्र और राज्यों के बीच एक भरोसे का रिश्ता पूरी तरह कायम नहीं हो सकता। आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि भारत का संवैधानिक ढांचा केंद्र की स्थिरता और राज्यों की पहचान के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि ये संतुलन कितना सफल है, और क्या ये वाकई देश की एकता के लिए जरूरी लचीलापन देता है या केंद्र को जरूरत से ज्यादा ताकतवर बनाता है। ऐतिहासिक विवरण जैसे कि फजल अली आयोग की सिफारिशें या संविधान सभा की बहसें हमें इस जटिल विषय पर और गहराई से सोचने का मौका देती हैं। ये एक ऐसी बहस है जो भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगी। एकता और विविधता के बीच सही संतुलन क्या हो,